हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डियर पढ़ाकू में। आज हम लोग एसएससी जीडी के रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को करने वाले हैं। तो चलिए विलंब न करते हुए हम लोग रीजनिंग के कुछ सवालों को करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है आप देख रहे हो वो आपका नंबर वाल का सवाल है और ये है आपका वाटर और मिरर इमेज से। देखिए, वाटर और मिरर इमेज का सिंपल कॉन्सेप्ट होता है कि वो कॉन्सेप्ट लगता है लेफ़्ट टू राइट, बोले तो बाएं से दाएं। आप इसे पढ़ सकते हो, दर्पण की दी गई आकृति के दाईं ओर रखा गया है। अर्थात ये आकृति के दर्पण जो है ना जस्ट दाईं ओर है। जहाँ दाएं और बाएं की बात करेगा ना आप कॉन्सेप्ट लगाना लेफ़्ट और राइट का। तो आते हैं लेफ़्ट और राइट की अगर बात करें तो देख रहे हो कि ये त्रिभुज आपको दिख रहा है फिगर में, वो दायां साइड है, उसी के अंदर आपका एक एरो दिख रहा है। तो इमेज में दायां से किधर जाना चाहिए? बायां। बायां त्रिभुज किस में है? तो सिर्फ और सिर्फ आपका दिख रहा है बायां त्रिभुज जो है वो आपका BCD में है, लेकिन उसके अंदर एरो भी होना चाहिए। ठीक है, तो एरो जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपका जो है ऑप्शन नंबर A और D में है। ठीक, लेकिन त्रिभुज की अगर बात करें तो देखिए इसमें आपको त्रिभुज जो है वो दायां साइड है, वो होना चाहिए बायां साइड, तो ऑप्शन नंबर A में नहीं है। अर्थात आपका आंसर जो होगा वो कौन हो जाएगा? D हो जाएगा। इसका सिंपल ट्रिक है कि एक आपको यूनिक किसी भी एक यूनिक पर्टिकुलर जो है फिगर का एक यूनिक चीज़ को ढूंढना होगा। जैसे मैंने एरो और त्रिभुज को ढूंढा। अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल जो है वो आपका सिलोगिज्म से है, जिसको आप कथन और निष्कर्ष कहते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग जो है ना वो कथन निष्कर्ष से डरते हैं। ये बहुत ही इजी टॉपिक है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखना चाहते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। वीडियो जो है वो यूट्यूब पे उपलब्ध है दोस्तों। तो चलिए आते हैं। ऐसे सवालों को बनाने का सिंपल एक ट्रिक है, खास करके जब आपको दोनों जो है ना पीछे का ये जो आपको दिख रहा है कि सभी घोड़े गधे हैं और सभी बंदर गधे हैं, यहाँ पे गधे जो हैं वो दोनों सेंटेंस में कॉमन है। तो इसका सिंपल एक फिगर बनता है, इसको तुम रट लो। एक प्लेट के अंदर जो है ना आपका 2 रसगुल्ला बनेगा। यानी कहने का मतलब ये जो फिगर बनेगा गधा के अंदर जो है आपका कौन कौन हो जाएगा? तो गधा के अंदर आपका घोड़े भी होंगे और बंदर भी होंगे। तो इसको हम डिनोट कर देते हैं, ये आपका हॉर्स है और ये आपका मंकी है और ये आपका डंकी है। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि हॉर्स जो अंदर में है और जो आपका मंकी है, इन दोनों के बीच कोई भी रिलेशन नहीं है। तो जब दो एलिमेंट के बीच कोई भी रिलेशन नहीं होता है तो आपका सारा का सारा कंक्लूजन गलत होता है। आइए निष्कर्ष पे। बोलता है कुछ घोड़े बंदर हैं। देख, हॉर्स और मंकी में कोई रिलेशन नहीं है, तो यहाँ पे आपका पहला गलत। दूसरा सेम इसी का रिवर्स बोला है कि कुछ बंदर घोड़े हैं, तो यहाँ पे बंदर और घोड़े में कोई रिलेशन नहीं है दोस्तों। तो न तो एक न तो दो निकल रहा है, तो इस आधार से आपका आंसर जो होगा वो ए होगा। नेक्स्ट, विलंब न करते हुए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखें तो ये आपका ओपन डाइस का सवाल है। सवाल को अगर पढ़ने हैं तो लिखा है कि सीट को मोड़कर एक घन बनाना है, यानी कहने का मतलब क्यूब बनाना है। ठीक है, बोलता है इस प्रकार बने घन में ए अक्षर वाली सतह के ठीक पीछे वाली सतह पे, अर्थात अगर ए यहाँ है ना तो जस्ट इसके पीछे वाले पे कौन सा होगा वो। तो ऐसा फिगर जब भी दे तो उसका ट्रिक ये अपनाना है कि हमेशा एक घर आपको छोड़ देना है। ठीक है, एक घर छोड़ के, जैसे ए है तो ए के एक घर छोड़ेंगे तो कहाँ जाएंगे? सी के पास। बी के एक घर छोड़ेंगे तो कहाँ जाएंगे? डी के पास। बताइए पूछा किसका था? कि ए अक्षर वाले सतह का। तो ए का जो हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? सी। और सी जो है वो ऑप्शन नंबर किस में है दोस्तों? डी में है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो एनालॉजी का है। आपका स्कूल बैग को लिखा है बुक्स। तो देखिए स्कूल बैग से बुक्स का क्या रिलेशन है? तो हम बोल सकते हैं स्कूल बैग में हम लोग बुक्स को रखते हैं। तो अगला जो सवाल है ना वो पूछता है कि बताइए सूटकेस में आप क्या रखते हो। मान लो हमको नहीं मालूम है, ऑप्शन को टारगेट करो। बताइए आप सूटकेस में छुट्टी तो रखोगे नहीं, यात्रा तो रखोगे नहीं, होटल तो रखोगे नहीं। देखो वर्ड ऐसा देगा ना जो उससे रिलेटेड हो। होटल जाते हैं तो सूट बैग लेके जाते हैं, जर्नी में जाते हैं तो सूटकेस लेके जाते हैं, छुट्टी में जाते हैं तो सूटकेस लेके जाते हैं। तो कन्फ्यूज नहीं होना, यहाँ पे रखने की बात हो रहा है, इसलिए यहाँ पे हम लोग रखते हैं क्या है? तो सूटकेस में कपड़े रखते हैं। तो आंसर डी होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपका वेन डायग्राम का सवाल है। डायरेक्ट जो है हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे कि प्लास्टिक, पेपर और बैग। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ प्लास्टिक, पेपर और बैग का वेन आरेख द्वारा करेंगे तो इसका संबंध सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करना है। तो आइए अगर हम प्लास्टिक, पेपर और बैग में देखें
तो प्लास्टिक का आपका बैग होता है और पेपर का भी बैग होता है। प्लास्टिक बैग को जैसे कि अभी भारत सरकार जो है वो बैन कर दी है, अर्थात हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे बैग मेरा कॉमन हो गया। कुछ बैग जो होगा वो पेपर का होगा और कुछ बैग जो होगा प्लास्टिक का होगा। अगर देखें तो यहाँ पे आपका बैग हो गया बी से बैग, ये मेरा प्लास्टिक बैग और ये मेरा पेपर बैग, यहाँ पे PA कर दे रहे हैं, ठीक है। ऐसा ऑप्शन सिर्फ ऑप्शन नंबर किस में, D में है दोस्तों। नेक्स्ट आगे बढ़ जाए। ये जो है बहुत ही एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन आजकल जो बोल सकते हैं टाइम टेकन सवाल है, वो नंबर बेस्ड क्वेश्चन होता है। तो रीजनिंग में जो नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं ना, उसको थोड़ा सा ध्यान से देखने की ज़रूरत है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे आपका 2 स्टार लिखा है जिसमें 1 और 5 लिखा हुआ है, और नीचे 2 स्क्वायर है जिसमें आपका 12 और 3 है। तो देखिए कुछ नहीं करना, हमको 12 और 3 को 1 5 करके दिखाना है। तो अगर इसका सम निकालते हैं तो 12 3 15 होता है, अर्थात नीचे का दोनों का ऐड जो है ना ऊपर वाला है। अगर यहाँ पे हम जोड़ते हैं तो 12 और 9 जोड़ेंगे तो आपका कितना होगा 21 यानी 21। उसी तरह से अगर यहाँ नीचे हम जोड़ते हैं तो 8 + 14 लिखा है, अगर जोड़ेंगे तो 22 होगा। देख रहे हैं कि इधर तो 2 लिखा है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे आपका 2 होना चाहिए दोस्तों। और 2 जो है वो ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर आपका B में है, तो इसलिए इसका आंसर जो होगा वो B होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पे आते हैं। ये सवाल कोडिंग डिकोडिंग का है। देखिए कोडिंग डिकोडिंग का सवाल कैसे पकड़ेंगे, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है तो अगर अल्फ़ाबेट बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसमें आपको सबसे बेटर ढंग है कि आप इसका मान याद होना चाहिए अक्षर का। जैसे अक्षरों की संख्या ए से लेकर Z तक होता है जिसका वैल्यूज़ याद होना चाहिए, रियल वैल्यूज़। अगर आपको नहीं याद है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, उस पर आप जाके देख सकते हैं। चलिए आते हैं, अगर C का मान लिखे जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे चार्जर, तो अगर इसका सम निकालेंगे, अक्षरों का सम नहीं अक्षरों के अंकों का, जैसे 3 है 8 है 1 है, R का मान 18 होता है, G का मान 7, E का मान 5 एंड देन फिर E का मान 18 है। सबको आप आपस में ऐड कर दो, सबको जब ऐड करोगे ना दोस्तों तो आपका 60 आएगा। देन उसी प्रकार हम आते हैं टॉपर पे। आपका क्वेश्चन जो है ना वो पूछा है कि टॉपर का वैल्यूज़ क्या होगा। तो चलिए हम मान दिखते हैं। T का मान 20 होता है, इधर 15 होता होगा, ये आपका 16 होता है, फिर E का मान 5 होता है और ये 18 होता है। सबको आप ऐड करके देख लो तो यहाँ पे 16 दूनी 32, 15 और 5 20, 32 में 20 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 52, 52 में 18 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा कितना 70, और 70 में 20 जोड़ेंगे तो 90, और 90 जो है वो ऑप्शन नंबर किस में दोस्तों D में है। यानी दिए गए अक्षरों का वैल्यू आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम बार बार ऑफलाइन क्लासेस में भी बोलते हैं और ऑनलाइन में भी कह रहे हैं कि अगर आपको रीजनिंग में फ्लुएंसी चाहिए, कम समय में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, तो आपको वैल्यूज़ याद करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये क्वेश्चन रिपीटेड हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, इसको फिर से बनाते हैं। बोलता है कि ये स्कूल बैग का बुक्स हो गया, यानी रखते हैं स्कूल बैग में बुक्स, तो सूटकेस में हम लोग क्लॉथ रखेंगे। नेक्स्ट जो है वो नन वर्बल का सवाल है, और ये सवाल जो है वो सीरीज का है। देखिए बनाने से पहले आपको बता दें कि कुछ बच्चे को तो नन वर्बल का सवाल समझ में ही नहीं आता कि आखिर ये दिया क्या। जैसे जो नहीं पढ़े उनको लग रहा होगा कि सब में एक जैसा फ़ोटो है, अगला में 4 ऑप्शन फ़ोटो दिया है, पूछ रहा क्या होगा। देखो यहाँ पे ये पूछना चाह रहा है ना कि आगे आगे पैटर्न क्या होगा। पढ़ो, कौन सा विकल्प आकृति निम्न आकृति श्रेणी में अगले स्थान पर आएगा, यानी नेक्स्ट जो है ना, नेक्स्ट यहाँ पे क्या आएगा। तो हम एक फिगर को पकड़ते हैं, देखना ध्यान से। हम इसमें पकड़ रहे हैं दोस्तों, आपका सिर्फ पकड़ रहे हैं हम ये ट्रायंगल का, ठीक है। तो मान लो मेरे पास एक स्क्वायर है, शुरू में ट्रायंगल आपका यहाँ पे था, देन अगला फिगर में देखो आ गया नीचे, जस्ट इसके नीचे आ गया, लेकिन ट्रायंगल ये सीधा था तो इस बार रिवर्स उल्टा है। फिर अगला फिगर में देखो तो यहाँ पे आ गया, यानी ट्रायंगल यहाँ पे आ गया। अगला में फिर देख रहे हैं तो ट्रायंगल आपका यहाँ पे आ गया, लेकिन उल्टा ट्रायंगल आ गया। अब देखो ये इस तरह से घूम रहा है क्लॉकवाइज में, यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया। तो जो अगला में है वो यहाँ पे आना चाहिए, लेकिन ये उल्टा था ना, तो यहाँ पे एकदम सेम सेम ऐसे सीधा की तरह आएगा। तो देखो सीधा त्रिभुज जो है वो सिर्फ किस में है, तो आपका B में नहीं है, बाकी सब में है, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं हम, अगर इसको हम कट करें, यानी मेरा ऑप्शन नंबर B जो है वो ख़त्म हो गया, इसको ख़त्म करो, ये आपका ऑप्शन नंबर B कैंसिल हो गया। नेक्स्ट अब एरो की बात करें तो मान लो हम इस पर आते हैं। शुरू में आपका एरो यहाँ पे है, वो इधर साइड है,
ठीक है। यहाँ से आपका एंटी क्लॉक में यहाँ गया दूसरा फिगर में, तीसरा फिगर में आपका यहाँ पे आया है और चौथा फिगर में आपका यहाँ पे आया है। तो बताइए पांचवा फिगर में फिर रिपीट करेगा सेम ऐसा। तो ऐसा जो ऑप्शन है ना वो सिर्फ और सिर्फ आपका ऑप्शन नंबर सी में है दोस्तों, इसलिए जो आपका आंसर होगा इसका सी होगा। नेक्स्ट आगे चलें। ये जो क्वेश्चन है वो आपका सीटिंग अरेंजमेंट का है और मैं बता दूं कि आजकल ये टॉपिक जो सीटिंग अरेंजमेंट है ना वो बहुत ही हाईलाइटेड टॉपिक है और बच्चे लोग है ना बहुत कंफ्यूज करते हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आप मेरे ट्रिक और कॉन्सेप्ट से पढ़िए, आपको सीटिंग अरेंजमेंट के सवालों को बनाने में फ्लुएंसी भी आएगा और कभी दिक्कत नहीं होगा। बशर्ते क्या अपनाना वो सुनना ध्यान से। आपको पहले पूरा स्टेटमेंट को पढ़ना और रफ डाटा बनाना है। समय शुरू में लगेगा पर जब ऐसा ही 10-15 क्वेश्चन ट्राई कर लोगे ना आपका फ्लुएंसी 100% आने वाला है। तो चलिए देखिए हम पढ़ते हैं। सवाल आपको बोलता है कि 6 दोस्त हैं PQRST उत्तर की ओर मुँह करके एक पंक्ति में बैठे हैं। पहले सवाल को समझ लो, एक पंक्ति है, इसमें टोटल 6 लोग बैठे हुए हैं ऐसा मान लेना है। अब यहाँ पे डायरेक्शन उत्तर की ओर बोला, आप कंफ्यूज मत करना, मान लो सबका मुंह ऊपर की ओर है, आप ऐसे कहीं भी मान सकते हो। फिर नीचे लिखा है कि उनका क्रम प्रश्न में होना अनिवार्य नहीं है। ऐसा इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है, ये जानबूझ कर लिखता है कि बच्चा डाइवर्ट करे। अगला सेंटेंस पे बोलता है पी एस के बाईं और दूसरा स्थान पे है। हम बात कर रहे हैं पी का, देखो रफ बना रहा है। पी जो है ना एस के बाईं और दूसरा स्थान, देखो एस के बाईं और पहला, ये दूसरा, ये इधर है ऐसे बाईं और दूसरा स्थान पे। और कहने का मतलब हम पी के बारे में बोल रहे हैं, यू के दाईं और तीसरे स्थान पर है। तो अगर हम यू को यहाँ पे रखते हैं तो देखिए दाईं और इधर हो गया, तो पहला दूसरा, अर्थात यू के दाईं और तीसरा पी है और एस के बाईं और दूसरा जो है वो पी है। आगे अगर चलें तो आगे लिखा है कि आर तथा क्यू के बीच केवल 2 लोग हैं। यानी रफ डाटा हम बनाते हैं तो अगर आर यहाँ है और क्यू यहाँ है तो इन दोनों के बीच में कितना लोग हैं, 2 लोग हैं। इसको अभी रखेंगे नहीं, साइड में रखते हैं। अगला बोलता है क्यू एस का पड़ोसी नहीं है, यानी जहाँ पे क्यू बैठेगा ना जस्ट उसके बगल में कौन नहीं बैठेगा, एस नहीं बैठेगा। इसके अलावा मेरे पास कोई डाटा नहीं है। तो चलिए दोस्तों हम थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। अब इस डाटा को रखते हैं तो हमको क्यू के बगल में एस को नहीं रखना है या एस के बगल में क्यू को नहीं, यानी अब हम क्यू को सिर्फ यहाँ रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक डाटा है कि क्यू और एस के बीच, क्यू और आर के बीच में 2 लोग हैं। तो अगर क्यू यहाँ है तो हम यहाँ पे आर को रख सकते हैं। देखिए 6 लोग पंक्ति में थे, पी बैठ गया, क्यू बैठ गया, आर बैठ गया, एस बैठ गया, कौन नहीं बैठा, टी नहीं बैठा दोस्तों। तो यही जो है आपका पंक्ति का वो सीरीज बन गया। सवाल क्या पूछा है? सवाल पूछा है कि पी के ठीक बाईं ओर कौन है या पी के बाईं ओर ठीक बगल में कौन है। तो पी के ठीक बाईं ओर बगल में आपका कौन है, टी है दोस्तों। तो आपका आंसर जो हो जाएगा टी हो जाएगा। पूरा रफ बनाकर सफ किए तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट अगला चलते हैं। ये भी सवाल जो है वो आपका सीटिंग ये कोडिंग डिकोडिंग से है। जैसे में ए का मान 26 लिखा, ओ का मान 12 लिखा। ऐसा क्यों लिखा है? देखिए ए का उल्टा जो होता है वो जेड होता है और ओ का जो उल्टा यानी अपोजिट लेटर जो होता है एल होता है। तो इसलिए जेड का मान 26 लिखा है और ओ का मान जो है वो 12 लिखा है, अर्थात अपोजिट लेटर पे है। तो चलिए इसी के साथ हम बनाते हैं सवालों को। तो हमसे पूछा है अमेजन का मान क्या होगा, अमेजन। तो लिखते हैं अमेजन। तो देखो सबसे पहले इसका अपोजिट लेते हैं। ए का उल्टा जेड होता है तो 26, एम का उल्टा एन होता है तो 14 और ए का उल्टा होता है आपका जेड तो 26। अब पूरा लिखने की जरूरत नहीं, इतना ही में मिला लो। कौन ऑप्शन कटेगा? पहला ऑप्शन पे जाते हैं तो ये 26 और 14 होना चाहिए। पहला ऑप्शन ख़त्म, दूसरा भी ख़त्म, तीसरा भी ख़त्म। आंसर कौन? डी, क्योंकि 26 और 14 सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में है दोस्तों। नेक्स्ट आगे आते हैं। ये भी जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ये आपका वेन डायग्राम का है बेस्ड ऑन फिगर। यहाँ पे 3 आकृति दिख रही है, तीनों आकृति का जो रिप्रेजेंटेशन है वो अलग अलग है। सर्किल जो है, जो आपका सर्किल है वो टायर को दर्शा रहा है। जो आपका यहाँ पे स्क्वायर दिख रहा है, ये आपका रेक्टेंगल दिख रहा है वो तारा दिख रहा है। और आपको एक ट्रायंगल की तरह दिख रहा होगा, ठीक है, ट्रायंगल की तरह जो दिख रहा है वो आपका दिखा रहा है पेन का। तो हमको क्या करना है कि क्या पूछ रहा है उस पर गौर करना है। देखता है कितने तारे, देखिए बात किया तारे का, तो सिर्फ तारे को देखो ये मेरा तारा है। तारा में सिर्फ 3 अंक आ रहे हैं, कौन कौन? 3, 6 और 2। बोलता है कितने तारे जो हैं वो टायर तथा पेन दोनों हैं।
हमको टायर भी चाहिए, तो टायर होने के लिए सर्किल में चाहिए, यानी कहने का मतलब टायर कौन नहीं है, 6 नहीं है, काट दो। नेक्स्ट बोलता है हमको पेन भी चाहिए, तो पेन होने के लिए दोनों हैं, तो अगर दोनों हैं तो 6 कट गया। अब बोलता है कि टायर के साथ पेन भी चाहिए, तो देखिए 3 नंबर जो है ना वो टायर है पर पेन नहीं है, लेकिन बचा कौन, 2। 2 को ध्यान से देखो, वो टायर में भी है, तारा में भी है, पेन में भी है, इसलिए दोस्त आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल जो है वो आपका है वेन डायग्राम का। बोलता है क्या कि यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि स्तनधारी घोड़ा और हाथी। थोड़ा सा अगर हम डिस्क्राइब करते तो स्तनधारी को बोलते हैं हम लोग मैमल। मैमल कहने का मतलब इसका बेस्ट एग्जांपल ह्यूमन बींग्स, ऑल एनिमल्स। मैमल्स को हिंदी में बोलते हैं स्तनधारी वैसे जीव जो अपने जैसे बच्चे को जन्म दे, ठीक है, यानी जो बेबी को बर्थ करता हूँ। तो इसलिए आपका क्वेश्चन यहाँ पे लिखा स्तनधारी घोड़ा और हाथी। देखिए सबको मालूम है कि आप घोड़ा हो या हाथी, तो घोड़ा या हाथी जो है वो अलग अलग एनिमल्स हैं, पर दोनों जो है वो बच्चे को जन्म देते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हो जाएगा आपका स्तनधारी जीव, यानी हम बोल सकते हैं घोड़ा और हाथी स्तनधारी जीव है, इसलिए मैमल के अंदर दोनों आएंगे। तो एक प्लेट के अंदर 2 रसगुल्ला जो है वो दिख रहा है किसमें, यहाँ पे सबका रिप्रेजेंटेशन है दूसरा नंबर में, दूसरा जो है वो ऑप्शन नंबर ए में है, तो आंसर ये होगा। नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो ऑड से है, यानी फाइंडिंग ऑड। पढ़ो 4 संख्याएं दी गई है जिनमें से 3 किसी तरह से समान है और एक असंगत है। असंगत कहने का मतलब ऑड है, संगत से अलग। तो असंगत संख्या का चयन करें। आप देख लो 43, एक प्राइम नंबर अभाज्य संख्या 37, एक अभाज्य संख्या 41, यानी अभाज्य संख्या कहने का मतलब जो एक और स्वयं से कटे, इन लोग और किसी से कटने वाला नहीं है। लेकिन अगर 35 की बात करें तो 35 जो है एक डिविजिबल नंबर है। देखिए आपका ये 1 से भी कटती है, 5 से भी कटता है, 7 से भी कटता है, आपका 35 से भी कटता है, इसलिए दोस्त इसका आंसर जो होगा वो आपका हो जाएगा 35। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पे अगर बढ़े हम, तो जो अगला क्वेश्चन है वो आपका नॉन वर्बल का सीरीज का ही सवाल है। देखिए सीरीज के क्वेश्चन को ना थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन इसको समझना होगा एक पैटर्न की तरह। नॉन वर्बल सवालों में दिक्कत क्या है ना कि आपको फिगर देख के समझना होता है, ठीक है। शब्दों में रहता तो आसानी से समझ जाते। तो आइए पहला बोलता दिए गए विकल्पों में से उस पैटर्न का चयन करें जो श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा, यानी यहाँ पे क्या आएगा उसको हमको देखना है। आप अगर देखो तो पहला से दूसरा में आया है, तो देखो ये सिंपल लाइन को हम देख रहे हैं, ये ऐसे है। इसको अगर हम क्लॉकवाइज मूव करें 45 डिग्री पे, कितना डिग्री पे, 45 डिग्री पे, तो ये आपका सीधा ऐसे हो जाएगा। फिर इसको अगर 45 डिग्री पे मूव करें तो ये आपका ऐसा हो जाएगा। फिर अगर इसको मूव करें 45 डिग्री पे तो ये आपका ऐसे बोल सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएगा। हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो आपका ऑप्शन नंबर डी में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी काट दे रहे हैं। लेकिन अब ये देखना, एक लाइन से कितना लाइन हुआ, 2 लाइन, यहाँ 2 का 2 रहने दिया है, तो हम यहाँ 2 से कितना लाइन करेंगे, 3 लाइन। तो 3 लाइन किस में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी में नहीं है, ए में नहीं है किस में, आपका सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में, इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका नंबर मैट्रिक्स से है। तो देखिए नंबर मैट्रिक्स के सवालों को आपका दिया हुआ है नंबर मैट्रिक्स में 6, 5, 4, उसके बाद 29। देखिए गौर कीजिएगा, नंबर मैट्रिक्स के सवालों को बनाने के लिए ना उसका फिगर पे डिपेंड करता है कि कैसा फिगर दिया हुआ है। सपोज दैट यहाँ पे लिखा हुआ 6, 5 और 4, तो छोटे छोटे संख्या को देख रहे हैं, एक बड़ा सा संख्या यहाँ पे आपका 29 है। तो आपको ये गौर करना है कि 29 आखिर इन तीनों को जोड़कर 3, 6 और 4 को, सॉरी 3 नहीं, 6, 5 और 4 को जोड़कर कैसे 29 किया है, क्या किया है, इसमें सिंप्लीफिकेशन, गुना किया, भागा किया, जोड़ किया, घटाव किया। तो देखिए दोस्तों हम ऐसे करते हैं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 6 4 जा 24, और इसको हम ऐड करते हैं तो आपका हो जाएगा 29। सेम यही प्रोसेस अगर हम अपनाते हैं इसमें, तो आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है 8, 5 सामने, तो अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 8, 5 जब 40 हो जाएगा, हमको लाना कितना, 48। तो आखिर अगर 40 में हम कितना जोड़ेंगे, तो 8 जोड़ेंगे तो 48 आएगा। अब 8 ऑप्शन नंबर किस में है, डी में है दोस्तों। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक का ये सवाल है जिसको काउंटिंग ऑफ फिगर कहते हैं। चित्रों को बोल सकते हैं गिनना है, उसमें भी चित्र में कौन सा,
तो आपका यहाँ पे लिखा है त्रिभुजों की संख्या गिनना है, यानी दिए गए आकृति में कुल कितने चित्र हैं। देखिए ऐसा सवाल जब भी दे तो आपको ऑप्शन में एक बार देखना है और सबसे हाईएस्ट नंबर पर जाने का कोशिश करना। ऑप्शन में देखिए सबसे हाईएस्ट 15 है, कोशिश कीजिए कि इसमें हाईएस्ट 15 तक चले जाएं, ठीक है। लेकिन ये नहीं जरूर कि 15 ही आंसर होगा। तो आते हैं इस सवाल को करते हैं। तो देखिए इसमें ट्रिक क्या है कि अगर एक रेक्टेंगल या स्क्वायर को डायगोनली बाइसेक्ट करते हैं ना, तो उसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल जो बनते हैं ना वो 8 बनते हैं। अगर काउंटिंग ऑफ फिगर का डिटेल वीडियो आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, उस पर आप जाकर पूरा डिटेल वीडियो देख सकते हैं ट्रिक के साथ। तो देखिए इसमें हो गया आपका 8। अगर ऊपर की बात करें तो एक यहाँ बनेगा और एक यहाँ बनेगा, तो 8 और 2 कितना हो गया, जोड़ते जाना है, 8 + 2 हो गया। अब है क्या ना कि यहाँ पे आपका एक, ये आपका मीडियन है जिसको हम माध्यिका बोलते हैं। इसको बनने की वजह से एक आपका इधर बना ट्रायंगल और एक आपका इधर बना ट्रायंगल, तो फिर आपका कितना बन गया, 2। और एक सबसे आपका बड़ा वाला ट्रायंगल बना जो कि आपका ये है। उसके बाद और अगर आप कोशिश करोगे तो कहीं भी ट्रायंगल बनने वाला नहीं है। तो ऐड करते हैं, 8 और 2 10, 10 2 12, 12 1 13, और 13 जो है वो ऑप्शन नंबर किस में दोस्तों, डी में है। 13 से ज़्यादा नहीं होने वाला है। अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल भी जो है वो आपका रैंकिंग एंड ऑर्डर का है। तो चलते हैं रैंकिंग ऑर्डर का सवालों को बनाते हैं। देखिए मैं बता दूं, बहुत सारे लोग रैंकिंग ऑर्डर के लिए ना फार्मूला रटते हैं। फार्मूला रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपना बोल सकते हैं बेसिक नॉलेज से केवल पढ़ के समझ के बना सकते हो सवालों को। लड़कियों की एक पंक्ति में फातिमा एक सिरे से 15वें स्थान पे है। सपोज दैट मान लो मेरे पास एक लाइन है, ठीक है। ये आप अगर ऊपरी सिरा मानते हो तो ये आपका निचली सिरा, बोला एक सिरा से फातिमा एक लड़की है जो ऊपर से 15वां है या किसी भी सिरे से, तो मान लो ये एफ है फातिमा, ठीक है। ऊपर से 15वां है, नहीं कहने का मतलब इसके पहले कितनी लड़कियां होगी, 14, तब तो ये 15 हुई। देन कहता है दूसरे सिरे से 9वें स्थान पे, यानी दूसरे सिरे यानी नीचे से ही 9वें स्थान पे, यानी इसके पहले कितना, 8। तो आपसे सवाल पूछा कि बता दो पंक्ति में मौजूद लड़कियों की कुल संख्या ज्ञात करें, अर्थात यहाँ से लेकर यहाँ तक कुल कितनी लड़कियाँ बैठी हैं वो गिनना है। तो आप गिन दो, 14 और 8 अगर करेंगे तो हो जाएगा आपका 22, और एक फातिमा खुद है इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। आपका जो है इंटरेस्टिंग टॉपिक है डाइस। बहुत सारे लोग डाइस से डरते हैं। डाइस से डरने की कोई ज़रूरत नहीं। देखिए अभी मैं ट्रिक बताता हूँ। डाइस के सवालों का बनाने का सिंपल तरीका है ना, आप इसमें देख रहे हो कि 3 डाइस है आपका, ठीक है। 3 डाइस में से किसी भी 2 डाइस का चयन कर लो जिसका केवल एक फेस मिलता हो। फेस कहने का मतलब चेहरा। चेहरा कौन, जैसे में अगर आए हम तो पहला में आपको दिख रहा है QSP, दूसरा में दिख रहा RU और Q। तो इन दोनों में अगर देखिए पहला और दूसरा में तो सिर्फ एक फेस मेरा कॉमन है, वो है आपका Q। तो हम क्लॉकवाइज घूमते हैं। देखिएगा क्या, जैसे में एक हम डाइस बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ऐसे समझने का कोशिश करते हैं। इसमें Q है, Q के बाद मेरा S है और S के बाद मेरा P है। क्लॉकवाइज कहने का मतलब इस तरह से जैसे घड़ी घूमती है। तो देखिए घड़ी कहाँ से घूम रही है, Q के बाद S आए, तो देखिए हम आते हैं Q के बाद आपका S और S के बाद आपका क्या आया, P आया। ये पहला डाइस था। दूसरा डाइस में जाएंगे तो हमको Q के सामने Q कॉमन रखना है। क्लॉकवाइज घूमिएगा तो Q के बाद R हो जाएगा और R के बाद आपका कौन हो जाएगा, U हो जाएगा दोस्तों। आप देखो पूछा किसका है, बोलता है एक पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं, उस अक्षर का चयन करें जो यू के विपरीत फलक पर मौजूद है। फलक मतलब होता है फेस। तो बताइए यू के विपरीत फलक पे कौन है आपका, पी है दोस्तों। और पी जो है वो ऑप्शन नंबर किस में है, बी में है। नेक्स्ट अगला सवाल पे अगर चलें, अगला सवाल जो है वो इम्प्लिसिट वर्ड का है। इम्प्लिसिट वर्ड को कहते हैं निहित शब्द, ठीक है। यानी कौन इसमें छुपा हुआ है, इसमें है, मौजूद है। तो आइए बोलता है निम्नलिखित विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें, ठीक है। उस शब्द का चयन करें जिसे दिए गए शब्दों के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता। गौर कीजिएगा, कभी पूछता है बनाया जा सकता है, कभी पूछता है नहीं बनाया जा सकता। यानी एक वर्ड लिखा हुआ है CAT AST ROPHE, इन अक्षरों से कौन सा शब्द ऑप्शन का नहीं बनाया जा सकता। चाहते हैं पीछे या आगे किसी से भी चलो, आप ऑप्शन नंबर डी पे चलो तो लिखा हुआ TRAP। देखो तो इसमें T भी है, R भी है, A भी है, P भी है, यानी ट्रैप बनेगा। स्टार भी बनेगा, S भी है, T है, A है, R है। कैस्टोर भी बनेगा। देखे तो यहाँ पे आपका C है, A है, S है, T है, O है, R है। लेकिन अगर ट्रॉफी में आते हैं ना, लिखते हैं अगर हम ट्रॉफी तो TRO है, P भी है, H भी है,
लेकिन यहाँ पे एक अक्षर जो है वाई जो है वो आपका ये जो वर्ड दिया गया है ना इसमें नहीं है, इसलिए दोस्तों इसका आंसर जो होगा ना वो आपका हो जाएगा ट्रॉफी, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। तो इसी के साथ अगर आप देखें तो आपका जो है महत्वपूर्ण सवालों को हमने देखा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। और थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। फिर हम लोग मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। सभी को धन्यवाद, बाय बाय।